आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में जो कि करंट और स्टैटिक जीके को समर्पित है, इसमें मैं बात करने जा रहा हूं एक बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा, नया मुद्दा, पेपर लीक प्रकरण। आप जानते हो, स्टूडेंट की आत्मा तक हिलकर रह जाती है। वो तैयारी करता है और पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, अब उसे दोबारा देना पड़ेगा। या पता लगा कि कुछ लोग बिना मेहनत के ही पेपर को पास कर गए और हाई टॉप लेवल पर चले गए और वो उसकी मेहनत बेकार चली गई। तो आप सोच सकते हो कि कितना खतरनाक और भयानक मुद्दा है। इस दिशा में आंदोलन किया गया। आप जानते हो, जंतर मंतर पर पेपर लीक प्रकरण से संबंधित आंदोलन था। सीजेपी का नाम उभर कर सामने आया, कॉकरोच जनता पार्टी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना करेंगे और जो एनटीए है उस पर हम एक टास्क फोर्स बनाएंगे। इस तरीके की बात इन्होंने कही है। अब आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि आपके क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे। क्या पेपर लीक प्रकरण को रोकने के लिए, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए और जो टेस्टिंग प्रणाली होती है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए पहले कोई कानून बना हुआ है? उसकी हम बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर लीक प्रकरण, इससे संबंधित जो आंदोलन हुआ सीजेपी ने किया। सीजेपी आप अच्छे तरीके से जानते हो, इसका पूरा नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी। हमारे जो सीजेआई है उन्होंने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहकर अपमानित किया था, तो इसी से प्रेरित होकर ये पार्टी बनी थी और इसके फॉलोवर काफी हो गए हैं। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि इसके जो फाउंडर है, संस्थापक जो है वो है अभिजीत दीप के। अभिजीत दीप के, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखें ये। और ये जो आंदोलन हुआ है जंतर मंतर नई दिल्ली पर। नई दिल्ली के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो कि यमुना नदी के किनारे है, रेलियों का शहर कहते हैं। यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी मैं बोल रहा हूं वो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो। नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट है, वो आप जानते हो यूट्यूब पर है, इसको पोज करके कैसे भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। मेरी कोई भी बात एग्जामिनेशन से हटकर नहीं होगी, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ये ध्यान रखें। ये जो जंतर मंतर है, यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जंतर मंतर जो है ये भारत में 5 है। भारत में 5 है। एक तो देखिए दिल्ली में ही है जहां पर आंदोलन हुआ है। दूसरा जो है ये उज्जैन के अंदर है। उज्जैन आप जानते हो शिप्रा नदी के किनारे है, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, उज्जैन किस नदी के किनारे है। दिल्ली जो है ये आपका यमुना नदी के किनारे है। वाराणसी, बनारस आप जानते हो। और चौथा काशी भी बोलते हैं इसको, मथुरा। और पांचवा है जयपुर। जयपुर। तो भारत के अंदर जो जंतर मंतर है वो 5 है। एक तो दिल्ली में जहां पर पेपर लीक प्रकरण से संबंधित आंदोलन हुआ था, मथुरा में है, उज्जैन में है, वाराणसी में है, जयपुर के अंदर है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जयपुर का होता है। ये जो जयपुर है आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से यूनेस्को ने इसे वर्ष 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। ये ध्यान रखना है आपने, ये बहुत बार आता है। कब किया ये भी आता है, राजस्थान के एग्जाम में तो ये भी पूछ लेते हैं कब किया था, तो 2010 के अंदर किया था जंतर मंतर को। यहां आपको एक अपडेट और बताना चाहूंगा, और अपडेट क्या है, नोट डाल के लिखिए। जुलाई 2026 में यूनेस्को ने सारनाथ,
सारनाथ यूपी में पड़ता है ये। सारनाथ को भारत के 45वें वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में शामिल किया है। वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में शामिल किया है। तो सारनाथ जो है यूपी के अंदर है, इसको शामिल किया। आप जानते हो सारनाथ का बड़ा महत्व है। सारनाथ से संबंधित एक स्तंभ भी होता है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, सारनाथ स्तंभ। आप अच्छे तरीके से जानते हो। जो अशोक स्तंभ है, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, वो यहीं से लिया गया है। आप जानते हो कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। हालांकि इसकी डिटेल मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि अब तक भारत में, मतलब जुलाई 2026 तक भारत के 45 स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। 45 स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया। 45, ध्यान रखना। और 45वां स्थान कौन सा है? सारनाथ। क्लियर होगी बात सारी? चलिए जी, अब आगे की बात करते हैं हम। मैं बात करने जा रहा हूं कि क्या कोई कानून बना हुआ है पेपर लीक प्रकरण को रोकने से संबंधित? बिल्कुल कानून बना हुआ है पेपर लीक प्रकरण को रोकने के लिए। आपके सामने है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाया है और राजस्थान के बच्चे ध्यान दें, राजस्थान सरकार ने भी बनाया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूं पहले। उसके कानून का क्या नाम है? सार्वजनिक परीक्षा, पब्लिक एग्जाम, लोक परीक्षा भी बोल सकते हो। ब्रैकेट में है अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, मतलब जो नकल वगैरह करते हैं उनकी रोकथाम से संबंधित एक्ट है ये कौन सा? 2024। लागू कब हुआ था? 21 जून 2024 को। मेरी नजर में मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि पेपर लीक प्रकरण को रोकने के लिए या भारत में परीक्षा प्रणाली को पारदर्शिता से परिपूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कानून कब बनाया गया था? पहली बार कानून कब बना था? तो 2024 में बना था ये। इसमें क्या प्रावधान है? 5 से 10 वर्ष की सजा, 5 से 10 साल की सजा देंगे और 1 करोड़ का जुर्माना। अब इसमें क्या है, सरकार ने अभी कहा है कि हम इसमें संशोधन करेंगे। अब इसमें संशोधन होगा, ये बिल पारित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, संशोधन होगा। अब देखते हैं आगे क्या चीजें आएगी, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी तो इसको बिल के रूप में पेश किया गया है। संशोधन होगा तो इन्होंने संशोधन में ये कहा गया है कि 10 वर्ष की सजा देंगे और 10 करोड़ का जुर्माना देंगे। 10 करोड़ का जुर्माना करेंगे। अब ये आप आज की डेट में मैं आपको ये कहूंगा कि ये प्रोसेसिंग में है अभी, क्योंकि ये जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, फिर इसको एक्ट में शामिल किया जाएगा। इस तरीके के प्रावधान बनेंगे अभी। अब ये आपके आज की डेट तक की मैंने आपको बात बता दी है, क्योंकि सरकार ने अभी थोड़े टाइम पहले न्यूज़पेपर में आया था कि हम 10 करोड़ जुर्माना लगाएंगे और 10 वर्ष की सजा देंगे। तो पहले कितनी थी? 5 से 10 वर्ष। पहले जुर्माना कितना था? 1 करोड़। इसको बदलेंगे हम। बदलने को क्या कहते हैं? अमेंडमेंट, संशोधन कहते हैं। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केंद्र सरकार ने सबसे पहले कानून कब बनाया था? 21 जून 2024 को। अब स्टेट गवर्नमेंट पे आ जाइए, सबके अपने अलग अलग है। आप राजस्थान के बच्चे हो तो राजस्थान से हैं, तो हम इस कानून की बात करेंगे। राजस्थान के बच्चों के लिए मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट, चाहे वो सीटी का एग्जाम हो, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, आने की पूरी संभावना है। क्या है राजस्थान? पूरा एक्ट याद रखना आपने। क्या है? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा, राजस्थान पब्लिक एग्जाम, पब्लिक एग्जाम बोलते हैं। ब्रैकेट में क्या है? भर्ती में अनुचित साधनों पर रोकथाम, ब्रैकेट बंद, अधिनियम मतलब एक्ट 2022। मतलब राजस्थान में ये कानून कब बना था? 2022 के अंदर बना था। सेंटर में कानून कब बना था? 2024 में बना था। क्लियर? और इसमें संशोधन हुआ 2023 के अंदर ही। अब जो पहले क्या था उसको जानने की जरूरत नहीं, जो लेटेस्ट है उसको जानना है। वर्तमान में राजस्थान में यदि कोई अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या पेपर लीक प्रकरण में पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास की सजा होगी और 10 करोड़ का जुर्माना होगा। आप सोच के देखिए, जो सेंटर ने कानून बनाया था उससे भी ज्यादा मजबूत तो राजस्थान ने बना दिया। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपके एग्जाम में इस तरीके से आएंगे, और मैं थोड़ा डिजाइन कर देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखो गौर से। भारत में
पेपर लीक को रोकने के लिए लाया गया पहला केंद्रीय कानून, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून। सार्वजनिक परीक्षा ब्रैकेट में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 पूरे देश में कब से लागू हुआ था? अभी मैंने आपको बताया कब से लागू हुआ, 21 जून 2024 को। चलिए, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2023, मतलब जो एक्ट 2022 में बना था, मैंने आपको कहा था 2023 में संशोधन किया गया, के तहत पेपर लीक के मुख्य साजिशकर्ताओं और संगठित गिरोहों के लिए अधिकतम क्या सजा निर्धारित की गई है? 10 साल का कारावास और 1 करोड़ का जुर्माना, आजीवन कारावास और 10 करोड़ तक का जुर्माना, सी 7 साल की जेल और संपत्ति जब्त, 5 साल की जेल और 25 लाख जुर्माना। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखें। तो आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे क्या आंसर होगा, आजीवन कारावास और 10 करोड़ तक का जुर्माना। अब आइए नेक्स्ट, एक और है ये, ठीक है ना, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत अनुचित साधनों का उपयोग करते पकड़े गए अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसके लिए भी किया है। मतलब यदि कोई स्टूडेंट नकल करता पकड़ा जाता है, या स्टूडेंट कोई पेपर खरीदता है, ठीक है ना, पेपर खरीदता है, तो वो भी दोषी होगा कि उसने पेपर खरीदा ही क्यों। समझ में आई ना बात सारी? यदि स्टूडेंट किसी से पेपर खरीदता है, इसका मतलब स्टूडेंट भी दोषी है। उसके लिए क्या प्रावधान है? 3 साल तक की जेल और 25 लाख तक का जुर्माना, 2 से 5 साल तक परीक्षाओं में डिबार प्रतिबंधित करना, डिबार मतलब प्रतिबंधित करना, 3 साल तक की जेल हो सकती है, 25 लाख तक का जुर्माना है, 2 से 5 साल तक की परीक्षाओं से डिबार मतलब 2 से 5 साल तक वो परीक्षा नहीं दे सकता, सी ए व बी दोनों, डी केवल चेतावनी देकर छोड़ देना। ऐसा नहीं है, ये दोनों होंगे। 3 साल तक की जेल हो सकती है, 25 लाख रुपए जुर्माना है, और 2 से 5 साल तक जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, राजस्थान में कोई भी परीक्षाएं होती है, परीक्षा नहीं दे सकता वो, यदि स्टूडेंट पेपर खरीदता है या नकल करते हुए पकड़ा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, किसी भी तरीके से ब्लूटूथ लगा लेते हैं ना कहीं की, वैसे। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मैंने जो बताए हैं 2-3 क्वेश्चन, ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे बिल्कुल भी कोताही मत बरतना। ये अब मैं आपको बता दूंगा, ये सीईटी और आरएस में इस टाइप के, क्योंकि आप जानते हो ये मामला बड़ा तेजी से बढ़ रहा है आगे। हाँ, एक क्वेश्चन ये हो रहा है, राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किस विशेष एजेंसी या सेल का गठन किया गया है? पहला ऑप्शन है एंटी करप्शन ब्यूरो, ये तो कहां से होगा यार। बी एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, आपने कई बार नाम सुना होगा, एसओजी पहुंच गई, एसओजी ने राजस्थान एसआई के कैंडिडेट को पकड़कर पूछताछ की, आता है ना अखबार के अंदर। और एंटी चीटिंग सेल, सीआईडी और अपराध शाखा, कहां से होंगे? स्पेशल टास्क फोर्स, ये फिर भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये एसओजी। एक तो एसओजी काम करती है पारदर्शिता बना, एक एंटी चीटिंग सेल नकल रोकने के लिए ये सेल काम करती है। क्लियर? चलिए अब देखिए, एनटीए परीक्षा सुधार टास्क फोर्स, तो एनटीए परीक्षा सुधार टास्क फोर्स, ये कहा गया अभी टास्क फोर्स बनाएंगे नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में। तो ये नंदन नीलकेणी है, आपके सामने है ये। तो सबसे पहले आपको एनटीए को समझना पड़ेगा। एनटीए क्या है? एनटीए एनटीए जो है ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है। ये परीक्षाएं करवाती है, जैसे नीट की परीक्षा यही करवाती है, ठीक है ना। ये परीक्षाओं का आयोजन करवाती है पारदर्शी तरीके से। इसकी जो स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ये अब महत्वपूर्ण होता जा रहा है, नवंबर 2017 में। और इसका जो हेड ऑफिस है, सॉरी हेड ऑफिस तो दिल्ली ही है, इसके जो अध्यक्ष है ये है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी इसके हेड ऑफिस है, ध्यान रखना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनटीए परीक्षाओं की पारदर्शी व लीक प्रूफ बनाने के लिए आईटी विशेषज्ञ नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, हो ही नहीं सकता कि ना आए। तो नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया। ये एनटीए
परीक्षाओं को पारदर्शी बनाएं, लीक प्रूफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तभी तो आईटी विशेषज्ञ लिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। मुख्य उद्देश्य क्या है, ये देखिए। मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर आधारित परीक्षा, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तंत्र में सुधार। आप जानते हो आपके एसएससी है और आपके जो ये रेलवे की परीक्षा कंप्यूटर पे होते हैं सारी। सीबीटी तंत्र में सुधार, डिजिटल सुरक्षा और लीक प्रूफ फ्रेमवर्क तैयार करना, मतलब लीक नहीं होने देंगे पेपर को। इसके अन्य सदस्य, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। एस सोमनाथ, एस सोमनाथ ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष है, और आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी, वी कामकोटी, ध्यान रखें ये चीजें, वी कामकोटी। तो कौन से सदस्य है इसके, एस सोमनाथ और वी कामकोटी। अध्यक्षता किसने की है, नंदन नीलकेणी ने। अब थोड़ी सी बात है नंदन नीलकेणी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो इन्होंने क्या है 1981 में, या मैं सीधा ऐसे लिखता हूं, एक आईटी कंपनी है, ठीक है ना, आईटी कंपनी है इन्फोसिस। ये इन्फोसिस के फाउंडर है, ये इन्फोसिस के फाउंडर। इन्फोसिस की स्थापना की थी इन्होंने 1981 में। तो इन्फोसिस क्या है, इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है। समझ में आई बात सारी। और ये जो इन्फोसिस है इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी आपके नंदन नीलकेणी ने। आइए, और इसमें जो सहयोगी थे वो थे एन आर नारायण सामी, एन आर नारायण सामी, ये नाम याद रखना है आपने, एन आर नारायण सामी। 2 मिनट रुकिए, एन आर नारायण मूर्ति। तो नंदन नीलकेणी कौन है, इन्फोसिस के संस्थापक। किसके साथ मिलकर इन्होंने इन्फोसिस की स्थापना की थी, एन आर नारायण मूर्ति। 2 नाम याद रखने हैं। कब की थी, 1981 में। टाइम चलता गया, बीतता गया। उसके बाद 2006 में इन्हें एक सम्मान दिया गया, पद्म भूषण। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया 2006 के अंदर। और 2009 में आप जो आधार कार्ड देखते हो ना, वो यही लेकर आए थे। तो आधार परियोजना के पहले अध्यक्ष थे ये। आधार परियोजना के पहले अध्यक्ष थे ये। समझ में आई बात सारी। ये नंदन नीलकेणी है जो एनटीए परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के काम करेंगे। इसके लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसके ये अध्यक्ष है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। यहां पर प्रदीप कुमार जोशी इसके अध्यक्ष है। यहां से मेरे को एक बात याद आ रही है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, एक चीज और है, हाँ यही बता देता हूं। चलो, ये जो एनटीए है ये किसके अधीन है, ये जो एनटीए है, एनटीए ये किसके अधीन काम करती है, ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन, पहले इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था। शिक्षा मंत्रालय। आपको पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब देखिए, वर्तमान शिक्षा मंत्री भी आपको ध्यान होने चाहिए। लेटेस्ट में देखिए, धर्मेंद्र प्रधान थे, तो आंदोलन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जो नए हैं वर्तमान में, उनका नाम है प्रहलाद जोशी। ये जो प्रहलाद जोशी बने हैं
ये धर्मेंद्र प्रधान के स्थान पर है, मतलब इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान थे। क्लियर होगी बात सारी। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। और मैं यहां आपको क्लियर कर दूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन 11 नवंबर को मनाया जाता है। इनका जो जन्मदिन है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, ये 11 नवंबर को होता है। ये 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन है। ये इन्हीं की स्मृति में बनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन की स्मृति में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। तो इजाजत चाहूंगा, इसके आगे की बात हम कल करेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार आप सभी।